हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और देखिए बच्चों, अपना 11th क्लास एनसीईआरटी मैंने सारे चैप्टर्स में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए हैं। अब हमारा बचता है 12th क्लास। तो देखिए 12th क्लास का हमने कल थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एक मिनट आप लोगों को फ़ैन की साउंड आ रही होगी तेज़, तो उसको मैंने बंद किया है। तो देखिए हमने शुरू की थी, ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ फ्रंट पेज। ये देखिए भाग फर्स्ट है और 12th क्लास का ये एनसीईआरटी है, ठीक है। अब इसी में हम अपना चैप्टर हमने पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है? हड़प्पा है, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा है, तो वो थोड़े कंफ्यूज होंगे। तो देखिए हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि हमारे पापा जो हैं हमारे लिए फर्स्ट होते हैं, ठीक है। उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि पापा पहला खोजा गया, हड़प्पा, पापा फर्स्ट हैं तो हड़प्पा फर्स्ट है, और मोहनजोदड़ो जो है वो फेमस है। अब एक क्वेश्चन और अभी आया था असिस्टेंट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो उसमें पूछा गया था कि जो दुर्ग बने थे तो वो किस डायरेक्शन में थे, पूर्व में थे, पश्चिम में थे, उत्तर में थे या दक्षिण में। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, और अब आप देख के बताइए कि दुर्ग जो है वो कहाँ है। तो देखिए दुर्ग है और ये निचला। तो दुर्ग ऊंचाई पे है बट छोटा है। आप देखिए पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका निचला शहर है, मतलब रिहायशी एरिया हम कह सकते हैं इसको। तो देखिए पूरी पेज में बना हुआ है ये यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा निचला नगर। तो दुर्ग जो है वो कहाँ बना हुआ है? पश्चिम में। जैसे अपन डायरेक्शन अगर बनाते हैं तो प्लस का साइन बनाएंगे और फिर उसमें उत्तर दक्षिण। तो पश्चिम में दुर्ग बने हैं, और जो रिहायशी एरिया है वो कहाँ है? पूर्व में। ये अभी अभी क्वेश्चन आया है ये एग्जाम में। अब देखते हैं आगे। क्रमशः दुर्ग और निचला, एक मिनट, क्रमशः दुर्ग और निचला शहर जो है वो नाम दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटी के चबूतरों पर बनी हुई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर यानी जो बस्तियां थी, आमजन रहते थे, और हम कह सकते हैं दुर्ग में अमीर लोग जो हैं वो रहते थे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया, जो कि नींव का कार्य करते थे, ठीक है। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो देखिए अब तो वो लोग ही जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को जो है मैनेज किया था, कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हुई थी। तो एंशियंट की चीज़ें जो भी हैं वो हमारे लिए कौतूहल का विषय है। उनको देख के ही हम लोगों को लगता है कि इस तरह से कैसे उन्होंने जो है इन चीज़ों को बनाया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद सहारा शहर भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों से प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। तो ये ईंटों का अनुपात भी जो है वो कई बार आ जाता है एग्जाम में। फिर देखते हैं नालों का निर्माण। तो देखिए नालों की क्या व्यवस्था थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यद्यपि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया है, और एक दूसरे को ये समकोण पे काटती हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो जाल बिछा हुआ एक तरह से जाल होता है, क्रॉस होता है, जैसे नेट होता है, आप वॉलीबॉल का नेट देख सकते हैं। हमारे घरों में हम जालियां लगाते हैं तो उनमें भी नेट होता है, तो उसे हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। और जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को किस पे काट रही हैं? समकोण पे। और समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो देखिए अब ये इम्पोर्टेंट बन गया है यहाँ पे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अब देखिए इसमें एक डायग्राम है बुक में, तो वो हम देखते हैं। हालांकि ये लिखा हुआ है इसमें कि ये नाली है, तो अब आप देखिए कितनी बड़ी जो है ये नाली होगी। ये देखिए एक आदमी भी इधर से देखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार। ये देखिए इसका तो कितनी बड़ी नाली जो है वो वैसे बनाई गई होगी। अब देखिए इसमें बॉक्स है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। अब देखिए यही जो भी मैंने आपको बताया, पर इसके नियोजन की विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, ठीक है, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब देखिए लोथल का जो दुर्ग है वो दीवार पे नहीं घिरा। अभी क्या कह रहे हैं कि भाई दुर्ग घिरा हुआ है और निचला नगर भी घिरा हुआ है। और कई कंडीशन क्या है, दुर्ग अलग घिरा है, निचला नगर अलग घिरा है, और फिर वो दोनों भी दीवार से घिरे हुए हैं। अब देखते हैं इनका गृह स्थापत्य। तो देखिए मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निचला नगर जो है वो किससे संबंधित है, तो आवासीय भवनों से संबंधित है। इसमें से कई एक आंगन केंद्रित है जिसके चारों ओर कमरे बने हुए। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियां का केंद्र था। खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों के द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ अपना एक स्नानागार होता है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई हैं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, उनके अवशेष मिले हैं। और कई आवासों में कुएं मिले हैं, जो कि अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जा सके, ठीक है, आया जाया जा सके, और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जा सके। विद्वानों का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की जो संख्या थी वो लगभग कितनी थी, 700 थी। तो देखिए ये भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने एक और आ गई है कि जो मिले हैं कुएं, तो लगभग कितने कुएं मिले हैं, 700 के लगभग जो है वो कुएं मिले हैं। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। और ये वीडियो जो है, जो बच्चे 12th में अभी एडमिशन हुआ है, क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। थोरोली बुक से स्टडी है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथ साथ में आपका चैप्टर पढ़ रहा है। ऐसे आप किताब लाओगे नहीं, ना पढ़ाई करोगे, लेकिन आप मेरे साथ ही पढ़ लोगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए निकाल दूंगी। आप मेरी वीडियो देखते हो, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।